हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। 10th क्लास के अंदर एग्जांपल नंबर 19 है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.6 से पहले। इस एग्जांपल को करते वक्त काफी सारे बच्चों को है प्रॉब्लम्स आती हैं कई टाइप्स की, स्पेशली इक्वेशन बनाते वक्त दिक्कत आती है। तो आज हम इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस एग्जांपल से जो है इस प्रॉब्लम से है इस क्वेश्चन से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और देन उन इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 19। इस एग्जांपल के अंदर पूछा गया स्टूडेंट्स, a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है कोई स्टूडेंट्स, यानी एक नाव है, गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। अपस्ट्रीम मैंने बता रखा है स्टूडेंट्स क्या होता है, जिस तरफ पानी का बहाव हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसके विपरीत अगर हम नाव चला रहे हैं तो वो क्या होती है, अपस्ट्रीम होती है। तो वो नाव है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर पानी बह रहा है, यानी जो पानी की डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में अगर हमारी नाव चल रही है पानी के साथ साथ तो वो डाउनस्ट्रीम होता है। तो एक कोई नाव वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है और 44 यानी 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है, तो उसको इसमें 10 आवर्स लगते हैं, यानी 10 घंटे लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब कहता है अगर वो नाव है वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चले यानी बहाव के विपरीत अपोजिट चले और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी बहाव के साथ चले, बहाव वाले डायरेक्शन में पानी वाले डायरेक्शन के अंदर 55 किलोमीटर चले और अपोजिट जो है वो 40 किलोमीटर चले, तो उसको 13 घंटे लगते हैं, 13 आवर्स लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमें निकालना है स्टूडेंट्स स्ट्रीम यानी पानी की धारा की स्पीड, पानी के बहाव की स्पीड, एक प्रकार से पानी की स्पीड निकालनी है, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और बोट बोट यानी नाव की स्पीड निकालनी स्टिल वाटर। स्टिल मतलब शांत पानी, खड़ा पानी, जैसे जिस पानी में कोई बहाव ना हो, जैसे जोड़ या तालाब का जो पानी होता है उसमें पानी बहता नहीं है तो वो स्टिल वाटर होता है, शांत पानी होता है। उसके अंदर अगर बोट है तो उसकी स्पीड क्या होगी, बेसिकली हमें बोट की खुद की स्पीड कितनी है और पानी की स्पीड कितनी है, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो चीज हमें निकालनी होती है वही हम अज्यूम कर चलते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा इसमें भी यही रहेगा, जो हमें निकालनी है वही हम अज्यूम कर लेंगे। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो यही दोनों हम अज्यूम कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो हमने अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स x किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर में हमने क्यों अज्यूम किया स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर में गिवन है और टाइम आवर के अंदर गिवन है, तो स्पीड किसके अंदर अज्यूम करेंगे, किलोमीटर पर आवर के अंदर। इसी प्रकार दूसरी चीज जो हमें निकालनी है वो भी अज्यूम कर लेंगे, क्या निकालना है, बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर के अंदर, तो एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आप लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो हमने लिख ली y किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर ली और बोट की स्पीड हमने अज्यूम कर ली स्टूडेंट्स y किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्पीड आप ऐसे लिख सकते हैं, बोट अपस्ट्रीम स्पीड, बोट्स अपस्ट्रीम स्पीड, या आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, अपस्ट्रीम के अंदर मैंने बता रखा है जो हमारी बोट की स्पीड है उसमें से हम वाटर की स्पीड को है वो सेपरेट कर देंगे तो हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। कैसे, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमारी बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो देखो हमारी बोट की स्पीड कितनी है, y है, y किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, तो क्या आ जाएगी, y माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो बोट की अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई स्टूडेंट्स, y माइनस x किलोमीटर पर आवर। कई बुक में क्या करते हैं, कई जगह पर बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो वहां पर x माइनस y हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने जो डाटा माना हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने स्ट्रीम की स्पीड x मानी है, बोट की y मानी है, तो बोट में से वाटर की स्पीड माइनस होगी तो ये y माइनस x होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब बोट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड, बोट की जो है डाउनस्ट्रीम के साथ क्या स्पीड होगी, यानी डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या स्पीड होगी,
डाउनस्ट्रीम के अंदर बोट और पानी दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, क्योंकि इसमें भाव के साथ चल रहे हैं ना हम, तो भाव वाली स्पीड प्लस हमारी बोट वाली स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी। तो भाव की स्पीड थी x और प्लस बोट की स्पीड है y, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड आ गई। लेकिन अब हमारा जो मेन काम है वो अब है हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है इक्वेशन कैसे बनेंगी। इक्वेशन जो चीज हमें गिवन नहीं है ना उससे बनेंगी। अब गिवन तो हमारे पास किस में गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, तो देखो पहले डिस्टेंस स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर वो फॉर्मूला लगेगा ही। कौन सा वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला यूज होगा, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो इन तीनों चीजों में से हमारे पास क्या गिवन नहीं है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की देखनी है आपने, दोनों केसेस के अंदर दोनों की देखनी है, ठीक है। तो देखो अपस्ट्रीम की भी गिवन है डिस्टेंस, ये रही, डाउनस्ट्रीम की भी डिस्टेंस है 44 किलोमीटर गिवन है। यहाँ पर भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस दोनों की गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स, अपस्ट्रीम की भी डाउनस्ट्रीम की भी। स्पीड दोनों की हमने अज्यूम कर ली, अपस्ट्रीम की ये अज्यूम कर ली और डाउनस्ट्रीम की ये अज्यूम कर ली, दोनों की स्पीड हमने अज्यूम कर ली, स्पीड भी दोनों की है। टाइम है क्या दोनों का, अब आप सोचेंगे कि टाइम ये रहा 10 आवर और ये रहा 13 आवर, लेकिन ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का इंडिविजुअली अलग अलग नहीं गिवन है, ये तो दोनों का कंबाइंड टाइम है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का मिलकर जो टाइम लगता है वो 10 आवर है। दूसरे केस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मिलकर जो टाइम लगता है वो 13 आवर है। ये हमारे पास थोड़ी ना गिवन है कि अपस्ट्रीम में इतना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम में इतना लगता है, नहीं गिवन है ना। तो टाइम हमारे पास दोनों का इंडिविजुअली गिवन नहीं है, तो हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे किसका, टाइम पहले तो निकालेंगे बोट का और फिर निकालेंगे हमारी स्ट्रीम का यानी वाटर का। या पहले हमने स्ट्रीम अज्यूम कर रखी है तो स्ट्रीम का निकाल लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स अपस्ट्रीम के अंदर टाइम निकालेंगे और डाउनस्ट्रीम के अंदर टाइम निकालेंगे, ठीक है। अपस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे और डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और इज इक्वल टू दोनों का ऐड करके हमारे पास गिवन है 10 आवर। दोनों का मिलकर कितना मिलता है हमें टाइम, 10 आवर, 10 घंटे मिलता है ना। तो पहले हम अपस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, प्लस में हम कर देंगे डाउनस्ट्रीम का टाइम और इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड केस में अपस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे फिर डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों का टाइम टोटल कितना गिवन है 13 आवर। ये दोनों का टोटल गिवन है ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जितना लगता है, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी दोनों केसेस से, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने वहां पर बोल दिया था स्ट्रीम और बोट की स्पीड निकालेंगे, स्ट्रीम और बोट का टाइम नहीं निकालेंगे, इनकी तो स्पीड निकालनी है, टाइम तो हम निकालेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ठीक है स्टूडेंट्स। किसका निकालेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। तो देखिए केस 1, पहले केस में देखो सबसे पहले इसका टाइम निकालते हैं 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो टाइम क्या होता है, टाइम यहां से क्या आ जाएगा, स्पीड इधर आकर डिवाइड हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम में देखो टाइम क्या होगा, बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 30 किलोमीटर, तो 30 अपॉन में स्पीड हमने अपस्ट्रीम की कितनी निकाली है y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस अब आएगा डाउनस्ट्रीम का टाइम। डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम की स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम की कितनी डिस्टेंस है 44 और अपॉन में स्पीड हमने निकाल रखी है x प्लस वाई। टाइम एक बार अपस्ट्रीम का और एक बार डाउनस्ट्रीम का। बोट और स्ट्रीम का टाइम नहीं निकालना है, बोट और स्ट्रीम की तो हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इनका टाइम नहीं निकलेगा, इनकी स्पीड निकलेगी। टाइम तो निकलेगा अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का, वो हमने निकाल लिया, दोनों का ऐड कर दिया। दोनों का ऐड कितना है, टोटल टाइम कितना लगता है 10 आवर्स, तो ये 10 हो गया। ये अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम, दोनों कितना लगता है, टोटल हमें गिवन है 10 आवर, तो इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनेगी दूसरे वाले केस से, एक केस से पहली इक्वेशन, दूसरे केस से दूसरी इक्वेशन। दूसरे केस में देखो दोनों का टाइम फिर निकालेंगे। अपस्ट्रीम का टाइम देखो, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन में अपस्ट्रीम की स्पीड। तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, बार 40 है, अपॉन इसकी स्पीड तो दोनों केसेस में सेम है, दोनों की y माइनस एक्स ही रहेगी, प्लस डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन में इसकी स्पीड है वो है x प्लस वाई, और आपकी बार टोटल टाइम लगता है 13 आवर, तो इज इक्वल टू 13। इन दोनों इक्वेशनों को अब हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास x y की वैल्यू आ जाएगी, और x y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको आप सोल्व कैसे करेंगे, इस प्रकार की जो इक्वेशन को सोल्व करना है, ये एक्सरसाइज 3.6 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है।
सभी क्वेश्चन है उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करनी है, वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसके सभी पार्ट्स मैंने सोल्व करवाए हैं। आप अगर आपको ये सोल्व करनी नहीं आती है तो आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उन सभी पार्ट्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है और ये सोल्व करना नहीं आता है तो। अगर आपको आता है तो आगे चलिए सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं इनको? सबसे पहले हम इनको रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर, हमें पता है क्योंकि यहाँ पर जो है देखो स्टूडेंट्स 13 है, देखो स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों में पहली टर्म लेते हैं, ये ले लिया हमने दोनों के अंदर, ये इसके अंदर पहले टर्म ये है, इस इक्वेशन के अंदर पहले टर्म ये है, दोनों में क्या कॉमन है? देखो 1/y - x यहाँ पर भी कॉमन है, 1/y - x यहाँ पर भी कॉमन है। कई जगह पर कई बच्चों का जब सोल्व करेंगे तो इक्वेशन x - y बनेगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उन्होंने बोर्ड की स्पीड x अज्यूम की हो, स्ट्रीम की y, तो x - y हो जाएगी। हमने बोर्ड की y अज्यूम की है और स्ट्रीम की x अज्यूम की है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, जो अज्यूम की है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखना स्टूडेंट्स 30/y - x, तो ये क्या है 1/y - x है ना, इसके अंदर भी 1/y - x दोनों में है, तो इस 1/y - x को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? p अज्यूम कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे टर्म में देखो 1/x + y यहाँ पर भी है, अपॉन में x + y यहाँ पर भी है, इसको कोई और वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, वो हमने अज्यूम कर लिया q। ये दो चीजें हमने अज्यूम कर ली, इस प्रकार से भी लीनियर इक्वेशन के अंदर रिड्यूस हो जाएंगी। कैसे? देखो पहले इक्वेशन 30/y - x, अपॉन में y - x है, ये तो p हो चुका, तो क्या बच गया 30p प्लस 44/x + y। ये क्वेश्चन जो है मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मैंने बताई है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज 3.6 के अंदर सभी पार्ट्स के अंदर, तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए। मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 44/x + y, अपॉन x + y तो क्या है q है, इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन देखो, अब लीनियर इक्वेशन हो गई ना ये, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन को 40/y - x, तो 40/y - x तो p हो चुका, तो ये p हो जाएगा प्लस 55q और इज इक्वल टू 13। आप p q u v a b m n जो भी आपको ठीक लगे आप वो अज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर p और q वेरिएबल अज्यूम किए, ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, x y नहीं करना, x y के अंदर तो पहले से ही इक्वेशन ये है, इनसे अलावा आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं किसी मेथड से। आपके बुक के अंदर ये एग्जांपल है, तो आपके बुक के अंदर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व किया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा और उसमें आपका टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। वैसे आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, तीनों मेथड में से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एलिमिनेशन सबसे ज्यादा इजी रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉरी भाई, इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों के अंदर बराबर बनाना पड़ेगा, या तो p का बनाना पड़ेगा या q का बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का बराबर नहीं है। p का यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, बराबर नहीं है। q का यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 55 है, ना तो p का बराबर है ना q का बराबर है, किसी का भी बराबर नहीं है, तो एक का बराबर बनाना पड़ेगा। हम p का बनाते हैं, कैसे बनेगा, इसकी तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 की 4 से करेंगे तो 120, 40 की 3 से करेंगे तो 120, p का बराबर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन की होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस इक्वेशन की करते हैं हम 4 से और इसकी 3 से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है स्टूडेंट्स, देखिए इसकी करते हैं 4 से इस इक्वेशन की, तो इसकी हो जाएगा 120p, 44 की 4 से करेंगे तो 176q और इज इक्वल टू 10 की 4 से करेंगे तो 40। इस इक्वेशन की हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 43 is 120p प्लस 55 3 is 165q और इज इक्वल टू 13 3 is 39। ये हो गई। अब देखो इनका बराबर है, इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, सभी प्लस के तो सभी माइनस के हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। ठीक है, तो इसमें से इसको किया तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया। 176 में से 165 जाएगा तो 11 बचेगा q और इज इक्वल टू 40 माइनस 39 1 बच गया। q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 उधर चला जाएगा, 1/11 q की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, इवन आप यहाँ पर और यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर ही पुट करना है क्योंकि यहाँ पर देखो बड़े बड़े नंबर है, कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी, और यहाँ पर छोटे नंबर है तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए क्योंकि p की वैल्यू आ जाएगी, चाहे आप इसके अंदर पुट कर दीजिए चाहे इसके अंदर, किसी के अंदर पुट कर दे। हम मान लो पहले के इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, तो 30p प्लस 44 इंटू q की जगह पर आएगा 1/11, q की जगह पर क्या आएगा 1/11 और इज इक्वल टू 10, q की वैल्यू 1/11 आ गई, हमने पुट कर दी।
11 से 44 4 पर कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया इधर 4, 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा उधर जाकर 6, p की वैल्यू आ जाएगी 6/30 1/5, ये 30 इधर मल्टीप्लाई में था p के साथ, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई 1/5, q की वैल्यू आ गई 1/11। लेकिन हमारे पास तो इक्वेशन क्या किस में थी स्टार्टिंग में, x और y के अंदर थी, तो x और y की वैल्यू नहीं आई, तो p और q की वैल्यू आई है, तो कोई बात नहीं, अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। वहां पर हमने क्या जूम किया था, 1/y - x को तो जूम किया था p, और 1/x + y को q, ये जूम किया था ना हमने, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दो p और q की, x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो 1/y - x = p, p की वैल्यू क्या आई है 1/5, 1/x + y = q, q की वैल्यू आई है 1/11, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा y - x = 5, इसका उल्टा किया तो y - x, इसका उल्टा किया तो 5, इसमें भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा x + y = 11। ये दो इक्वेशन आगे अगेन अब हमें इनको सोल्व करना है, तो वहां से x y की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर एक बार इसको नीचे लिख रहा हूँ x + y, तो y के नीचे y वाली टर्म प्लस का x है, x के नीचे x वाली टर्म लिखेंगे = 11। अब देखो इनको ऐड कर देंगे सीधा, तो ये -x से +x कैंसिल हो जाएगा, y और y 2y = 5 और 11 16, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16/2 कैंसिल होकर 8, y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, y ये 2 इधर आकर डिवाइड में हो गया 16/2 8, y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद मैंने बता रखा है उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये y की वैल्यू 8 चाहिए, इसके अंदर पुट कर दो, चाहिए इसके अंदर पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, हम ऊपर वाली के अंदर कर रहे हैं y की जगह पर 8 माइनस x था और = 5, इसके अंदर हमने y की जगह पर 8 पुट किया माइनस x और = 5, तो 8 - x = 5 माइनस x ये 8 इधर आकर माइनस का होगा, 5 - 8 माइनस x = -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3, x और y दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, x क्या थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम यानी पानी की स्पीड आ गई 3 km/h, और y थी स्पीड ऑफ बोट, हमने जूम की था ना स्पीड ऑफ बोट y, तो बोट की स्पीड आ गई 8 km/h, y तो x तो थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो आ गई 3 km/h, और y थी स्पीड ऑफ बोट, वो आ गई 8 km/h। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने एग्जांपल नंबर 19, जो हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, कैसे इक्वेशन बनेगी, कैसे इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको एक बार खुद से सोल्व करके देखिए, ये जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है इक्वेशन बनाते वक्त, तब तक आप इसको सोल्व कर देखिए, आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।